हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स में हमारा आपका लेसन नंबर 5 चल रहा है और इसी लेसन नंबर 5 में हम लोग देख रहे थे ग्रामीण विकास। तो 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ग्रामीण विकास में ग्रामीण विकास क्या है ये हमने पूरा पढ़ लिया था और इसके साथ ग्रामीण में साख और विपणनी कृषि में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण और बाजार की कैसी सुविधा है इसको हमने देख लिया। ये देखने के बाद हमने निर्धन बैंकों को पढ़ा, कुछ बैंक के समन्वय को पढ़ा, ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंकिंग है उसका आलोचनात्मक हमने एक आपका मूल्यांकन भी किया। और ये सब कुछ करने के बाद हमने कृषि विपणन व्यवस्था को देखा और कृषि विपणन व्यवस्था को देखने के साथ साथ हमने उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण भी हमने पढ़ा कि क्या है, ये हमने देख लिया। और इसी के साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये सब देखने के साथ हमने भारत में मत्स्य पालन, पशुपालन, इन सब की स्थिति को हमने पढ़ लिया। ठीक, आज हम अन्य वैकल्पिक रोजगार के विषय में बात करेंगे, लेकिन अन्य वैकल्पिक बेरोजगार से आगे बढ़ने पहले आप पशुपालन में कोई आपका डाउट, कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, चलिए पशुपालन से अलग अब आप मत्स्य पालन को थोड़ा सा आप देखिए कि आप देखेंगे मत्स्य पालन क्या है, किस प्रकार मत्स्य पालन है। ठीक, ये सब चीजें आपको इसमें देखनी है और आपको बात करना है कि क्या था मत्स्य पालन। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी देख लीजिए, एक बार पूछ लीजिए कितना बना हुआ है मत्स्य का, देख लिया। चलिए चलिए पढ़ लिया इतना, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं बना? कोई क्वेरी है आपका किसी प्रकार की? चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की नहीं, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने से पहले हमने बागवानी को भी इसमें देख लिया था, भाई बागवानी क्या है, इन सबको देखा। अन्य रोजगार के जो विकल्प हैं उनको हम लोग देखते हैं कि भैया अन्य रोजगार के विकल्प क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। कह रहे जब से आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर आपके डेवलप हुए हैं, तब से देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक क्रांतिकारी का मतलब होता है आपका रेवोल्यूशनरी चेंज, जिसकी हम उम्मीद नहीं करते थे, वो वैसा परिवर्तन हम लोगों को अगर देखने के लिए मिल जाए तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये पूरा आपका क्रांतिकारी परिवर्तन है। कैसा है? क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आ। ठीक, और कह रहे 21वीं सदी है ये, ऐसी है 21वीं सदी। 21 सदी में देश में खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे रही है। कह रहे हैं कि देश में जो आपका फूड सिक्योरिटी को लेकर और फूड सिक्योरिटी के तहत जो आपका सस्टेनेबल जो आपका डेवलपमेंट है वो, और साथ में आपका सूचना प्रौद्योगिकी निर्णय में योगदान दे रही है। सूचना और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर ही सहज ही खाद्य असुरक्षा की आकांक्षा वाले क्षेत्रों का समय रहते पूर्वानुमान लगा रहा है। इस तरह से समाज ऐसी विपत्तियों की संभावना को कम या पूरी करने तरह से समाप्त करने में सफल हो सकता है। कृषि क्षेत्र में या तो विशेष योगदान हो सकते हैं या इस प्रौद्योगिकी द्वारा उदयमान तकनीकों, कीमतों, मौसम तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदाओं की दशा के लिए उपयुक्त जानकारी का प्रसारण हो सकता है। आपने आप में सूचना प्रौद्योगिकी कुछ नहीं बदल सकती। जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो अपने आप में कुछ नहीं बदल सकती, यानी कि सेल्फ वो कुछ नहीं कर सकती। किंतु यह समाज के सृजनात्मक संभवता और अनेक संचय के यंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। कैसे कर सकती है? उसके रूप में कार्य कर सकती है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों को उत्पादन करने की संभवता, भारत के अनेक भागों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास हो रहा है। कैसे है? इन सब के लिए विकास हो रहा है। आजकल आपने देखा होगा, मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ
कि जैसे मान लीजिए हम देख रहे थे रोजगार के अन्य जो आपके वैकल्पिक हैं, इसमें आप एक चीज देखिए, आजकल एक नियम था, नियम क्या मतलब ऐसी आपकी टेक्नोलॉजी है कि आजकल मोबाइल हमारे पास है और हम लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं और मोबाइल में हमें कंफर्म हो जाता है अपने क्लाउड के माध्यम से कि बारिश कब होगी। तो अब किसान पहले ही अपना जो है प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि भैया आपका 2 दिन के बाद बारिश है, अपनी फसल को काट लिया जाए, संभावना बन रही है, इतने % आपका ह्यूमिडिटी है, इस क्षेत्र में बारिश हो सकती है, टेम्परेचर ऐसा रहेगा। तो उनको पूर्वानुमान लग जाता है और पूर्वानुमान लगने की वजह से जो फसल पहले आपकी ज्यादा वेस्ट हो जाती थी, अचानक बारिश आने की वजह से जानकारी नहीं होती थी, अब उससे हम लोग बहुत हद तक है फूड सिक्योरिटी अपने आप में फील कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये हमारे लिए क्रांतिकारी सा परिवर्तन है। खाते में असुरक्षा वाले आकांक्षों में क्या लगाते हैं कि कहा ना, जहां पर फूड अनसिक्योरिटी है वहां पर हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि भैया ऐसे कुछ हो रहा है और ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। ऐसी कोई विपत्तियां हैं, इन सभी विपत्तियों पर बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम देखते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, देख लिया। अब ऐसे ही एक योजना चली थी, सांसद द्वारा गांव को दत्तक ग्रहण, यानी कि सांसदों द्वारा गांव को गोद लेना। अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचित क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्रामीण योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत भारत के सांसद को एक गांव की पहचान करना और विकसित करने की जरूरत थी। शुरू करने के लिए सांसद को वर्ष 2016 में एक मॉडल गांव के रूप में एक गांव विकसित करना था। क्या था? 2016 तक। 2019 में 2 गांव और विकसित करने हैं। भारत में 2500 से अधिक गांव को सम्मिलित किया जाने की योजना थी। योजना के मुताबिक गांव के मैदानी इलाकों में 3 से 5,000 और पहाड़ी में 1,000 से 3,000 की आबादी हो सकती है। सांसद खुद अपने पत्नी या पति का गांव नहीं होना चाहिए। सांसद का अपना गांव ना हो, उसके पत्नी और पति का गांव ना हो। सांसद द्वारा एक ही गांव के विकास योजना की उम्मीद कर सकते हैं। वे ग्रामीण को गतिविधि के लेने, प्रेरित करने, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि बुनियादी ढांचों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेंगे। वहां पर हेल्थ और पोषण और शिक्षा, इन सबको आपका बात करेंगे कि किस तरीके से आपको डेवलप, ठीक, इन सबको आपका देख लीजिए। ठीक, तो ये सारी बातें जो है इसमें रखी गई कि आप इस तरीके से आपका डेवलप कीजिए, इस तरीके से इसको बनाइए, इन सारी बातों को गौर किया गया। ठीक है नहीं? तो एक बार थोड़ा सा इसमें देख लें। अब आजकल एक हम लोग इतने सारे पेस्टिसाइड यूज कर चुके हैं कि हमारी हेल्थ पर उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और जिससे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी बहुत सारी बीमारी हो रही है। अब सरकार और हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसी कृषि की जाए जिससे हमारा पर्यावरण भी खराब ना हो, हमारी मिट्टी पर भी और हमारे शरीर पर भी उसके जो है प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। कुछ वर्षों से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभाव के विषय में जागरूकता का प्रयास हुआ है। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों और विषजनक कटानों पर आधारित है। कैसी है? उर्वरक और विषजनक कीटनाशकों पर आधारित है। विषरक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति और जल स्रोत का निःशस्त्रीकरण हो सकती है, हमारे पशुधन को हानि पहुंचाती है, साथ ही इसके कारण मृदा की उर्वरकता क्षीण हो जाती है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। अतः विकास की धारणा के लिए पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी विकास के प्रयास अनिवार्य हो रहे हैं। ऐसे ही प्रौद्योगिकी के जैविक कृषि कहा जाता है। प्रौद्योगिकी क्या बोलते हैं उनको? आपका जैविक कृषि कहा जाता है। संक्षेप में जैविक कृषि खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरण संतुलन को पुनः विस्थापित करके उसका सर्जन अथवा
समर्थन करती है। विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ावा देने के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदार्थ की मांग में वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है? इन सब में मांग हो रही है। जैविक कृषि के लाभ। जैविक कृषि के लाभ क्या हैं? जैविक कृषि महंगे आगतों, संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों का प्रयोग पर निर्भर है। ये आगत सस्ते रह रहे हैं, इस कारण से इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। कैसा मिलता है? प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व बाजारों में जैविक कृषि के उत्पाद की बढ़ती हुई मांग के कारण कैसी है? मांग बढ़ रही है जैविक कृषि की। कहां पर? विश्व बाजार में क्या है? ऑर्गेनिक कृषि के जो प्रोडक्ट हैं उनका मांग बढ़े, उनके निर्यात भी अच्छी खासी आय हो सकती है। आज के समय में ऐसा नहीं केवल भारत में ही, विश्व में भी लोग चाह रहे हैं कि हमको बिना उर्वरक, यूरिया, पेस्टिसाइड्स के हमको सब्जी मिले, फल मिले, अनाज मिले, उसको हम कंज्यूम करें तो उसमें जो मात्रा होगी न्यूट्रिशन की, आपकी पोषण की, वो अच्छी होगी और हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, इसलिए उनकी मांग भी बढ़ रही है और निर्यात से भी अच्छी खासी आय के साधन है। अनेक देशों में हुए अध्ययनों से, अध्ययन का मतलब स्टडी करी लोगों ने, पता किया, यह सिद्ध हुआ कि रासायनिक आगतों से उत्पादित आपने खाद, बीज, पेस्टिसाइड यूज करके जो आपने फसल पैदा करी है, उसकी तुलना में जैविक विधि से, ऑर्गेनिक जो आपका मेथड से उत्पादित भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व भी अधिक पाए जाते हैं। तो मेन गेम किसका हो रहा है? न्यूट्रिशन का, आपका पोषण का। सब क्या चाह रहे हैं? अच्छा पोषण उनको मिले। जैविक कृषि हमें अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। चूंकि जैविक कृषि में श्रम आगतों का उपयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होता है, भारत जैसे देशों में यह अधिक आकर्षण होगा। अंततः ये उत्पाद विषतक रसायनों से मुक्त तथा पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधि द्वारा उत्पादित होते हैं। कैसे होते हैं? धारणीय विधि द्वारा उत्पादित होते हैं। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, क्या डेवलपमेंट का प्रोसीजर है, क्या कुछ है, इन सबको हम लोग आपका देखते हैं और आपका बात भी करते हैं। अब देखिए, कह रहे जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग करना किसान की इच्छा शक्ति और जागरूक आवश्यकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि वाकई में आपको एग्रीकल्चर करना है ऑर्गेनिक, तो सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको जानकारी हो कि अगर हम कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं, गोबर की खाद का प्रयोग कैसे करें, अगर कीड़े भी आ रहे हैं तो गोबर की खाद का, नीम के पत्तों का छिड़काव हम लोग कैसे करें। जैविक कृषि और संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतियों के अभाव के साथ साथ इसमें विपणन की समस्या थी, उसको ध्यान देना है, आवश्यकताओं पर ध्यान रखना है, समस्या में विधि का आपका सहनता से बाधक देखना है, और प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादक रासायनिक में क्या है उसको देखना है। बड़े स्तर पर छोटे सीमांत किसानों के लिए अपना कठिन हो पाना, ये सब देखना है, और रासायनिक उत्पाद अपने खराब हो जाते हैं। इन सब पर हम लोगों को आपका अच्छे से बात करनी है, और ये सारी चीजें हमको आपका, तो इन सब के साथ ऐसे देखेंगे, करेंगे, तो हमको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, और इसी से हम कुछ लाभ जो है आपका सुनिश्चित कर पाएंगे। देख लिया। और यह देखा गया है कि प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादकता रासायनिक कृषि से कम रही है। बस कमी क्या है? जैविक कृषि की जो आपका प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम है, जो आपका पेस्टिसाइड खाद यूज कर जो हम कृषि कर रहे हैं। ठीक, अतः बहुत बड़े पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए आसान अपनाना ठीक नहीं होगा। यही नहीं, जैविक उत्पाद के रासायनिक उत्पाद की अपेक्षा तीव्र खराब हो रहे हैं और संभावना बनी रहती है। बेमौसमी फसलों में जैविक कृषि के उत्पादन बहुत सीमित होता है, फिर भी जैविक धारणीय कृषि के विकास में सहायक है। और कैसी है? सहायक है। तो निश्चित ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इनका उत्पाद करना लाभान्वित हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुओं का जैविक कृषि में विविध का उपयोग उत्पादन करना सस्ता होगा और अर्जित संभावना कर पाएंगे,
यही नहीं, आधारिक संरचना जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए भी हमको साख यानी कि ऋण चाहिए, उसके लिए मंडी चाहिए, कृषि हित के लिए नीतियां चाहिए, और आपका एग्रीकल्चर में जो आप कृषक हैं उनकी आपका समुदाय होना चाहिए, एवं राज्य कृषि विभाग द्वारा बीच में निरंतर संवाद, लोगों को डाउट आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, उनके लिए सॉल्यूशन बैठाएं और समीक्षा करें, क्षेत्र पर पूर्णतः क्षमता उपलब्ध कराएं। ये सारी चीजें अगर हम कराएंगे तो सारी चीजें बड़े अच्छे से कर पाएंगे। और जो ऑर्गेनिक कृषि की जो बात चल रही है, किस प्रकार हो, क्या संभावना है, और बहुत बड़े किसान और छोटे किसान में कैसे अंतर कर पाएंगे। वैसे मैं इतना कहता हूं कि सीमांत किसानों को ये ज्यादा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बड़े किसान तो वहां उसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारा लॉस ना हो जाए। यकीन मानिए लॉस नहीं होगा। और मान लीजिए आपका 10 कुंटल भी गेहूं होता है ऑर्गेनिक, और दूसरे का अगर आपका 15 निकल रहा है तो 5 का अंतर है, लेकिन आपके रेट का जो आपका गेहूं होगा 10 कुंटल, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ये समझिए। तो इस तरीके से पूरा हमने कृषि का क्षेत्र जो था ऑर्गेनिक का देख लिया, ये देख लिया। और छोटा सा कहानी है, महाराष्ट्र में जैविक विधि से उत्पादित कपास कहाँ उग रही है? महाराष्ट्र में उग रही है। आपको पता है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में अच्छी खासी कपास उगती है। इवन जो आपका पंजाब है उसमें बढ़िया अच्छी क्वालिटी की जो है कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है। देखिए, जब 1995 में प्राकृतिक नामक एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ रही होगी कौन नामक गैर सरकारी संगठन के किशन मेहता ने सुझाव दिया कि रासायनिक कीट का सर्वाधिक प्रयोग कपास की खेती में भी जैविक विधि हो सकती है, कि जो हम कपास की खेती कर रहे हैं वो भी हमारी जैविक विधि के माध्यम से हो सकती है। नागपुर के केंद्रीय कपास शोधन संस्थान, ध्यान रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिल गया है, ऐसे ही हमको याद करना होता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय कपास शोधन संस्थान कहाँ है, तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। के निदेशक ने अपनी अति प्रसिद्ध टिप्पणी की, क्या आप सारे देश को वस्त्रहीन कर देना चाहते हैं? इस समय तक 130 किसान 1200 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ के मानकों के अनुरूप जैविक विधि से कपास उगाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके थे। इस उत्पादन को जर्मनी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एग्रोको ने परीक्षण के बाद उच्च कोटि का पाया। किशन मेहता का कहना था कि भारत में 78% किसान 0.8 हेक्टेयर के छोटे किसान के स्वामित्व सीमांत किसान है, यानी कि 78% लोग ऐसे हैं जिन पे 1 हेक्टेयर भी जमीन नहीं है। इनकी समस्त भूमि पर कृषि क्षेत्र में 20% है, और दीर्घ काल में ऐसे किसान मॉनिटरिंग और आपका मृदा सोइल की दृष्टि से जैविक कृषि ही अधिक सिद्धकारी होगी। अपने क्षेत्र के किसानों के लिए खेत में जाएं और जैविक खाद का उपयोग किया जाए, खेती से संबंधित तरीके के जुड़े मुद्दे पर चर्चा करें और अपनी कक्षा की रिपोर्ट जो है आपका पेश करें। क्या करनी है आपको? अपनी कक्षा की जो रिपोर्ट है वो आपका पेश करनी है। तो स्थिति कैसी होगी यहाँ आपको दिखाई। ये कुछ रहा, अब सोचिए। एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन बना रहेगा। ग्रामीण आजीविका क्षेत्रों को अनेक प्रकार के उत्पादित खाद्यों को उन्मुख कर वह उन्हें उत्सुक और स्फूर्त कर संचार का आवश्यक करना होगा। ये कार्य हो सकते हैं कि डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन, ग्रामीण उत्पादनों में शहरी बाजारों के बीच संपर्क की रचना हो। इस प्रकार कृषि उत्पाद में लगे निवेश पर अधिक आपका प्रतिफल अर्जित करना हो। इन सब चीजों के साथ विपणन में आज हम पर्यावरण और ग्रामीण विकास को दो पृथक विषय मानते हैं। कह रहे कि पर्यावरण एक अलग मुद्दा है, विषय है, और विलेज डेवलपमेंट अलग मुद्दा है। कह रहे यह विषय व्यवहारिक नहीं है। आप मान भरे रहे हो लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। पर्यावरण प्रौद्योगिकी विकल्प के आविष्कार या प्राप्ति की आवश्यकता है ताकि विभिन्न परिस्थितियों में सामना होने पर भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो सकें। हम धारणीय विकास की ओर अग्रसर
हो पाएंगे इन विकल्पों से। प्रत्येक ग्रामीण समुदाय अपनी स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप चयन कर सकता है। अतः हमारा काम पहला काम तो क्या है? अतः हमारा पहला काम तो यही है कि सभी उपलब्ध विधियों में सर्वश्रेष्ठ की पहचान की जाए, उसे चुनना होगा जिससे ग्रामीण विकास के लोगों में उनमें सफल कहानी हो सके। देश में विभिन्न क्षेत्रों में हो चुकी है ताकि व्यवहारिक प्रशिक्षण यानी कि उनको एक आपका व्यवहारिक एक उनको ट्रेनिंग मिले, प्रक्रिया हो और उसमें एक आपकी गति प्रदान हो सके। तो ये उसका कॉन्क्लूजन है। आप इस कॉन्क्लूजन को अच्छे से देख सकते, ठीक है? एक बार देख लीजिए, किसी का कोई डाउट है, कुछ है, पूछिए। चलिए देख लिया। तो बच्चों इस तरह से पूरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ। किसी का कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी चैप्टर से संबंधित, कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट है चैप्टर में, आप मुझसे पूछ लीजिए एक बार। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की, देख लें आप एक बार। चलिए, अच्छा आपने कभी आपका सरकारी मंडियां देखी हैं? लगती कैसे हैं? इस तरह से भीड़ लगती है, लोग ट्रैक्टर लाइन में आते हैं, वो तुलता है, वेट होता है, फिर बिकती हैं। देखिए कभी? चलिए कोशिश करिए एक बार आप लोग मंडी जो है मंडी आपका विजिट करें तो थोड़ी आपको व्यवस्था और अच्छे से समझ आएगी। इसको समझेंगे, एक बार पढ़िए घर जाकर। कोई भी डाउट होए आपका और कोई भी क्वेरी रहे आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।